पीपल का भूत भाग 4। तो आइए जानते हैं नंदिनी और विकास के जीवन में अब आगे और क्या क्या होने वाला था। नंदिनी भारी भरकम बेड को उठाए एक हाथ से टांग कर खड़ी थी और अपनी गर्दन को उसने ऐसे झुका रखा था कि उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढक गया था। वह अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज़ निकाल रही थी। विकास ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो ज़ोर से चीख पड़ा, नंदिनी! अचानक ही नंदिनी ने वह बेड छोड़ा और बेहोश होके गिर पड़ी। सब लोगों ने उसे दौड़कर उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसके हाथ लाल पड़ गए थे और नाखूनों के निशान बिल्कुल काले पड़ गए थे। सारे रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता इसको चुड़ैल ने पकड़ रखा है, तो कोई कहता ऐसी बहू को तो घर में ही नहीं रखना चाहिए, और कई तरीके की बातें लोग बनाने लगे। तो विकास को गुस्सा आ गया। आप सब अभी यहाँ से बाहर जा सकते हैं। मेरी पत्नी बीमार है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। थोड़ी देर के लिए आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, अकेले रहने दीजिए। विकास ने चिल्लाकर जब कहा तो सभी लोग बाहर चले गए। विकास ने डॉक्टर को फ़ोन किया और घर पर ही बुला लिया। विकास की माँ अनुपमा जी नंदिनी के घाव पर दवाई लगा रही थी। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आए, उन्होंने नंदिनी की नब्ज़ चेक की और उसकी हालत को अच्छे से देखने के बाद कुछ दवाइयाँ लिखने लगे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है, जिसकी वजह से यह बार बार बेहोश हो रही हैं। क्या पिछले दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है? ये खाना पीना तो ठीक से खा रही है ना? और ये इतने सारे नाखूनों के निशान कैसे हैं? डॉक्टर ने शक भरी निगाहों से विकास को देखा। यह तो पता नहीं डॉक्टर साहब, ये निशान कहाँ से आए। जब नंदिनी होश में आएगी तभी कुछ बता पाएगी, तभी पता चल सकता है कि उसे ये चोटें कैसे लगी। रही बात खाने की, तो खाना तो नंदिनी समय पर खा रही है, फिर वह इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हमें भी नहीं पता डॉक्टर साहब। विकास ने बहुत ज़्यादा परेशानी वाली भाषा में डॉक्टर को बताया। यह मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, अब इसे लेकर आएँ और समय समय पर इन्हें देते रहें। अब आप लोगों को अभी इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना इन्हें अस्पताल में भर्ती करने की नौबत भी आ सकती है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, यह जल्दी ही होश में आ जाएंगी। डॉक्टर ने दवाइयों की पर्ची विकास के हाथ में थमाई और अपनी फ़ीस लेकर वहाँ से चले गए। यह सब क्या है विकास? तुम इस तरह से बाहर क्यों सो रहे थे? नंदिनी यहाँ रूम में ज़मीन पर क्यों सो रही थी? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? और इतने सारी चोट के निशान कैसे आए? अभी शाम तक तो नंदिनी बिल्कुल अच्छी भली थी। अनुपमा जी ने धीरे से विकास से शक भरी निगाहों से पूछा। विकास ने अनुपमा जी को शादी की रात से लेकर सारी बातें एक एक करके बता दी। हे भगवान, इसका मतलब कि जिस पीपल के पेड़ से नंदिनी की शादी करवाई गई थी, उस पर ज़रूर किसी दुष्ट आत्मा का साया था। जब तुमको यह पहले से पता ही था, तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों किया बेटा? और हम सबको बताया क्यों नहीं बेटा? जानबूझकर खुद को भी खतरा मोल लिया और तुमने हम सबको भी खतरे में डाल दिया। अब कहाँ लिए फिरोगे इसको? अनुपमा जी ने अपना माथा पीट लिया। माँ, मुझे नहीं पता था यह सब इतना भयानक होगा, लेकिन अब जब मैंने नंदिनी से शादी की है तो किसी भी हालत में उसका साथ देना का जिम्मेवार मैं हूँ। मुझे उसका साथ देना चाहिए और मैं उसका साथ देने के लिए हर हालत में तैयार हूँ। बस ज़रूरत है तो आप लोगों के साथ की। मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आज एक मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, दोपहर तक लौट आऊँगा। तब तक आप नंदिनी का ध्यान रखें। इतना कहकर विकास तैयार होने चला गया और अनुपमा जी नंदिनी के घर फ़ोन करके सारी बात कहने लग गई। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी को होश आया तो उसके पूरे शरीर के घाव में बहुत दर्द हो रहा था। जिस हाथ से उसने बेड उठाया था, वह हाथ तो उसका उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। नंदिनी को उठता देख अनुपमा जी उसके पास आईं और एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी। नंदू बेटा, क्या है ये सब? तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी? और यह पीपल के पेड़ से शादी करने का क्या चक्कर है तुम्हारा? कुछ तो बताओ नंदिनी। नंदिनी तो अपने दर्द से ही परेशान थी
माँ मुझे कुछ भी याद नहीं, यह चोट मुझे कब और कैसे आई, मेरा तो हाथ भी मुझसे उठाया नहीं जा रहा है माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें बहुत दर्द हो रहा है, नंदिनी कराते हुए बोली। तो क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? अनुपमा जी ने हैरानी भरे शब्दों में पूछा। नहीं माँ, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं यह सब क्या हुआ। मुझे बस इतना याद है कि रात को मैं अपने कमरे में सोने के लिए आई थी, उस समय विकास जी भी यहीं मेरे पास ही थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं माँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा है माँ, बताओ मैं क्या करूँ माँ। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम कमज़ोर हो, थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अनुपमा जी कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर चली गईं, लेकिन पीछे से उन्होंने विकास की बहन सिम्पी को नंदिनी का ध्यान रखने के लिए भेज दिया। सिम्पी जैसे ही नंदिनी के कमरे में पहुंची तो पूरे कमरे में उसे नंदिनी कहीं दिखाई नहीं दी। वह भाभी भाभी कहते हुए ढूंढने लगी। फिर उसे नंदिनी के गुर्राने की आवाज़ आई। उसने देखा कि नंदिनी कहीं दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन उसके गुर्राने की आवाज़ सुनाई जरूर दे रही है। जब उसने नज़र उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो नंदिनी छत के ऊपर दीवार से बन के पास सटे हुए टांड पर जाकर बैठी हुई थी। गांव में सामान रखने के लिए दीवार के थोड़े ऊपर से छत से लगभग 1 हाथ पहले छज्जा बनाया जाता है, उसे टांड कहते हैं, जो लगभग 1 हाथ चौड़ाई और 1 कमरे की लंबाई जितना होता है। सिम्पी भाभी को वहां देखकर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर चली गई और अपने हाथ और पैर देखते हुए, क्योंकि उसके हाथ और पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे, अपने साथ घर वालों को भी वो अपने साथ लेकर आई, सभी सदस्यों को लाई और अपनी माँ को भी साथ लेकर आई। सब ने बड़ी मुश्किल से नंदिनी को वहाँ से नीचे उतारा। सब यह सोचकर परेशान थे कि बिना किसी सीढ़ी अथवा स्टूल के नंदिनी वहाँ पहुँची कैसे। अनुपमा जी यह सोच रही थी कि अभी तो उसका हाथ दर्द से उठ नहीं रहा था और अभी ये वहाँ चढ़कर बैठ गई। नंदिनी को नीचे उतारने में कई लोगों को उसने चोट पहुँचाई, कई लोगों को उसने मारा पीटा, घोर चोट पहुँचाई। आज के लिए बस इतना ही और आगे जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, भाग 5 का।